आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग असल में सोचता कैसे है। हमें लगता है कि हम बहुत सोच समझकर तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं, पर क्या ये सच है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर मतलब दो किरदार बैठे हैं। एक है जो पलक झपकती फैसले लेता है और दूसरा। दूसरा काफी सोच विचार और मेहनत के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ दूसरे वाले किरदार के बारे में ही पता होता है, वो मेहनती तर्क वाला हिस्सा। लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर शो तो पहला वाला किरदार ही चला रहा है, वो भी पर्दे के पीछे से। आज हम इन्हीं दोनों किरदारों, जिन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहा गया है, की कहानी में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे हम अक्सर अपने ही बनाए मानसिक जाल में फंस जाते हैं और कैसे हमारी भावनाएं और यादें हमारे बड़े से बड़े फैसलों पर हावी हो जाती हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम वाकई अपनी सोच के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर जिसे लगता है कि स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है। चलिए इस दिमागी दुनिया की गहराई में उतरते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दो किरदारों से ही मिलते हैं। ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 हैं क्या? इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है इन्हें एक्शन में देखना। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक कोई तेज रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आती है। आप बिना सोचे समझे तुरंत पीछे हट जाते हैं। ये सिस्टम 1 है। ये तेज है, ऑटोमेटिक है और सहज है। किसी की तस्वीर देखकर उसका मूड पहचानना या 2+2 का जवाब देना, ये सब सिस्टम 1 का काम है। इसे कोई मेहनत नहीं लगती। और सिस्टम 2 तब जागता है जब मेहनत वाला काम आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 को 24 से गुना करने पर क्या आएगा, अब आपको रुकना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ये सिस्टम 2 है। ये धीमा है, आलसी है और इसे काम करने के लिए बाकायदा ऊर्जा और ध्यान की जरूरत होती है। दिलचस्प बात यह है कि हम अपनी पहचान सिस्टम 2 से जोड़ते हैं, वो तर्क संगत विचार करने वाला हिस्सा। हमें लगता है कि वही हमारे जीवन का हीरो है, लेकिन जैसा आपने कहा, ज्यादातर काम तो सिस्टम 1 ही निपटा रहा है। बिल्कुल। और सिस्टम 2 इतना आलसी है कि वो तभी मैदान में आता है जब बहुत जरूरी हो। रिसर्च में एक एड 1 टास्क का जिक्र है, जहां लोगों को 4 अंकों की एक संख्या जैसे 5294 दी जाती है और कहा जाता है कि वो हर अंक में 1 जोड़कर नई संख्या बोलें। जब लोग ऐसा करते हैं तो उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। अच्छा। हाँ, ये इस बात का साफ संकेत है कि दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। सिस्टम 2 एक तरह से दिमागी बिजली का मेन स्विच ऑन कर देता है, जो हमेशा नहीं होता। ये मुझे वो मशहूर इनविजिबल गोरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट है ना, उसकी याद दिलाता है। लोगों को बास्केटबॉल पास गिनने का काम दिया गया था और वो इस काम में इतने मगन हो गए। हाँ, उनका सिस्टम 2 इतना व्यस्त हो गया था कि उन्हें स्क्रीन पर सीना ठोकता हुआ गोरिल्ला तक नहीं दिखा। वही बात है, इसे कहते हैं अटेंशन ब्लाइंडनेस। जब सिस्टम 2 अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा हो तो हम सामने दिख रही चीजों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। हमारा दिमाग कम से कम मेहनत के नियम पर चलता है। वो हमेशा आसान रास्ता खोजता है, यानी सिस्टम 1 पर निर्भर रहता है। सिस्टम 2 को वो तभी बुलाता है जब सिस्टम 1 के पास कोई जवाब ना हो या कोई गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, तो एक सिस्टम तेज और ऑटोमेटिक है और दूसरा धीमा और मेहनती। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां असली मजा है, जब यह सिस्टम, खासकर हमारा भरोसेमंद सिस्टम 1, गलतियां करता है। मुझे वो बैट और बॉल वाली पहेली बहुत पसंद है। हाँ, वो पहेली सिस्टम 1 की गलतियों का बेहतरीन उदाहरण है। पहेली ये है, एक बैट और एक बॉल की कुल कीमत है $1.10। ठीक है। और बैट बॉल से ठीक $1 ज्यादा महंगा है। तो बॉल की कीमत क्या है? ईमानदारी से बताऊं, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे दिमाग ने भी तुरंत चिल्लाकर कहा था 10 सेंट। ये जवाब इतनी तेजी से आता है कि सही लगता है। और यही सिस्टम 1 का कमाल है। वो तुरंत एक आसान और सहज जवाब देता है, 10 सेंट। लेकिन ये जवाब गलत है। अगर बॉल 10 सेंट की होती तो बैट $1.10 का होता और कुल कीमत $1.20 हो जाती। सही जवाब है 5 सेंट। 5 सेंट, अच्छा। हाँ, तब बैट $1.05 का होगा और कुल कीमत $1.10 होगी। ये दिखाता है कि सिस्टम 2 कितना आलसी है। उसने सिस्टम 1 के दिए जवाब को दोबारा जांचने की जहमत ही नहीं उठाई। और ये गलती सिर्फ हम और आप नहीं,
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के होशियार छात्र भी करते हैं। मतलब हमारा दिमाग सही होने से ज्यादा आसान होना पसंद करता है। यहीं से बात और भी गहरी होती है। एक कॉन्सेप्ट है प्राइमिंग, है ना, जिसका मतलब है कि हमारा माहौल हमें अनजाने में कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में अगर लोगों को पहले ईट यानी खाने से जुड़ा शब्द दिखाया जाए और फिर उनसे एसओपी को पूरा करने के लिए कहा जाए तो ज्यादातर लोग सूप लिखेंगे। लेकिन अगर उन्हें पहले वॉश यानी धोने से जुड़ा शब्द दिखाया जाए तो ज्यादातर लोग सोप लिखेंगे। एक शब्द दूसरे से जुड़ी यादों और विचारों के नेटवर्क को चुपके से एक्टिवेट कर देता है। ये तो ठीक है, शब्दों का खेल है, पर क्या इसका असर हमारे व्यवहार पर भी होता है? हाँ, और यहीं पर यह थोड़ा डरावना हो जाता है। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में कुछ छात्रों को ऐसे शब्द दिए गए जो बुढ़ापे से जुड़े थे, जैसे झुर्रियां, भूलना, ग्रे। इसके बाद जब वे छात्र एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर निकले तो उनकी चलने की रफ्तार उन छात्रों से काफी धीमी थी जिन्हें बुढ़ापे से जुड़े शब्द नहीं दिए गए थे, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। हमारी सोच हमारे शरीर पर और हमारा शरीर हमारी सोच पर असर डालता है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि कुछ शब्द पढ़कर मैं धीरे चलने लगूंगा? ये तो मतलब मानने में नहीं आता। ये तो फिर एंकरिंग इफेक्ट जैसा ही हुआ, जो मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगता है। अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। एंकरिंग इफेक्ट भी इसी का एक रूप है। एक प्रयोग में जजों को एक चोर के लिए सजा तय करने को कहा गया, लेकिन सजा सुनाने से ठीक पहले उनसे पासे फेंकने को कहा गया, जो या तो 3 पर रुकते थे या 9 पर। अच्छा। जिन जजों का नंबर 9 आया उन्होंने औसतन 8 महीने की सजा सुनाई, और जिन जजों का 3 आया उन्होंने औसतन 5 महीने की सजा सुनाई। पासे के नंबर का केस से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उस नंबर ने उनके दिमाग में एक एंकर यानी लंगर डाल दिया और उनके फैसले को अपनी तरफ खींच लिया। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। इसका मतलब जब मैं कोई नया फोन खरीदने जाता हूँ और दुकानदार मुझे सबसे पहले एक 80,000 का फोन दिखाता है, तो वो असल में मुझे एक एंकर दे रहा है ताकि बाद में 50,000 का फोन मुझे सस्ता लगने लगे। बिल्कुल वही तो, वो पहला नंबर आपके दिमाग में बैठ जाता है और बाकी सारी कीमतें आप उसी के हिसाब से आंकते हैं। हम लगातार अपने माहौल, पहले देखे गए शब्दों और नंबरों से प्रभावित होते रहते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सिस्टम 1 इन बाहरी संकेतों को पकड़कर चुपचाप हमारे फैसलों को आकार देता रहता है। तो अगर हमारा माहौल हमें इतना प्रभावित कर सकता है तो हमारी यादें कैसे करती होंगी? एक और आइडिया है जिसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज हमारे दिमाग में जितनी आसानी से आती है, हम उसे उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अखबार में प्लेन क्रैश की खबर पढ़ते हैं तो हमें हवाई यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगती है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से कार से सफर करना कहीं ज्यादा खतरनाक है। सही बात है। लेकिन प्लेन क्रैश की तस्वीर हमारे दिमाग में ताज़ा और आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए हमारा डर बढ़ जाता है। मुझे इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण याद आ रहा है जो घर के काम से जुड़ा है। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। अगर एक शादीशुदा जोड़े में पति और पत्नी दोनों से अलग अलग पूछा जाए कि घर के काम में उनका कितना प्रतिशत योगदान है, तो दोनों के बताए प्रतिशत का जोड़ हमेशा 100 से कहीं ज्यादा होगा। 120%, 130%। ऐसा क्यों? क्या दोनों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस उन्हें अपना किया हुआ काम, बर्तन धोना, सफाई करना, दूसरों के किए काम से ज्यादा आसानी से और साफ साफ याद रहता है। जो याददाश्त में आसानी से उपलब्ध है वही ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण लगता है। और इसी से जुड़ा एक और कमाल का सिद्धांत है जिसे स्रोतों में व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज या WISYATI कहा गया है। या इसका मतलब है कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान देता है जो उसके सामने होती है। सही कहा। हमारा सिस्टम 1 एक कहानी बनाने की मशीन है। वो सामने मौजूद जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर तुरंत एक सुसंगत कहानी बना लेता है। वो कभी ये सवाल नहीं पूछता कि क्या कोई जरूरी जानकारी छूट रही है। उसे जो दिखता है बस वही पूरी दुनिया है। इसी वजह से हम बहुत कम जानकारी के आधार पर भी बड़े-बड़े और आत्मविश्वास से भरे नतीजे निकाल लेते हैं। मतलब अगर कोई नेता अच्छा भाषण देता है और आत्मविश्वास से भरा दिखता है, तो हमारा सिस्टम 1 तुरंत कहानी बना लेगा कि ये एक मजबूत और काबिल लीडर है। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसकी नीतियां क्या हैं या उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि वो जानकारी हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल, और यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस और फ्रेमिंग इफेक्ट जैसी चीजें पैदा होती हैं।
फ्रेमिंग का मतलब है कि एक ही बात को कहने का तरीका हमारे फैसले को बदल देता है। जैसे किसी दही के पैकेट पर 90% फैट फ्री लिखा हो तो वो ज्यादा आकर्षक लगता है, बजाय इसके कि उस पर 10% फैट लिखा हो। बात एक ही है, लेकिन कहानी अलग अलग बन रही है। तो अगर हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से ही भरोसेमंद कहानियां बना लेता है, तो इसका फायदा और नुकसान के बारे में फैसले लेने पर क्या असर पड़ता होगा? क्योंकि वहां तो अक्सर जानकारी पूरी नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें प्रोस्पेक्ट थ्योरी की तरफ ले जाता है। ये थ्योरी बताती है कि हम असल में फायदे और नुकसान को कैसे तौलते हैं। इसका पहला नियम है कि हम चीज़ों को एक रेफरेंस पॉइंट यानी एक शुरुआती बिंदु से देखते हैं। स्रोत में जैक और जिल का उदाहरण है। आज दोनों के पास 5 मिलियन है, लेकिन जैक बहुत खुश है क्योंकि कल उसके पास सिर्फ 1 मिलियन थे, और जिल बहुत दुखी है क्योंकि कल उसके पास 9 मिलियन थे। उनकी भावना उनकी मौजूदा दौलत पर नहीं, बल्कि उसमें हुए बदलाव पर निर्भर करती है। ये तो समझ आता है। और इसके दूसरे नियम क्या हैं? दूसरा नियम है घटती संवेदनशीलता या डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी, यानी 100 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए में से 100 रुपए खोने के दुख से कहीं ज्यादा होता है। वैसे ही 100 रुपए पाने की खुशी 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा होती है। लेकिन तीसरा नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? वो है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान का डर उतने ही बड़े फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2 गुना होता है। हम नुकसान से नफरत करते हैं। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण? शेयर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई लोग अपने उन शेयर्स को बेचने से मना कर देते हैं जिनकी कीमत गिर गई हो। वे उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कीमत वापस आएगी। क्यों? क्योंकि बेचना मतलब नुकसान को पक्का करना, और वो दर्द वे महसूस नहीं करना चाहते, भले ही उस पैसे को कहीं और लगाकर ज्यादा फायदा कमाया जा सकता हो। इसी तरह एंडोमेंट इफेक्ट काम करता है। जो चीज हमारे पास होती है, जैसे हमारा पुराना फोन, उसकी कीमत हमारी नजरों में अचानक बढ़ जाती है, उसे बेचना एक नुकसान जैसा लगता है। तो हमारे फैसले सिर्फ तर्क पर नहीं, बल्कि नुकसान के डर और शुरुआती बिंदु पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ये तो हमारे फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। और क्या हमारी यादें भी इसी तरह काम करती हैं? मुझे 2 सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। रिसर्च बताती है कि हमारे अंदर 2 मैं होते हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, अनुभव करने वाला मैं, जो हर पल को जीता है, दर्द, खुशी, बोरियत, सब कुछ। ये वो हिस्सा है जो असल में जिंदगी को अनुभव करता है। और दूसरा है रिमेम्बरिंग सेल्फ, याद रखने वाला मैं। ये हमारे अनुभवों का मुंशी है, ये कहानीकार है। ये एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लाखों पलों में से कुछ चुनिंदा पलों को चुनता है और एक कहानी घड़ता है जिसे हम याद कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भविष्य के सारे फैसले यही रिमेम्बरिंग सेल्फ लेता है, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ नहीं। एक मिनट, तो इसका मतलब मेरी छुट्टियों की अच्छी यादें इस पर निर्भर नहीं करती कि मैंने 10 दिन मजे किए, बल्कि इस पर कि मेरा याद रखने वाला मैं उस छुट्टी की कहानी कैसे लिखता है। ये तो हमारे याद करने के तरीके को ही बदल देता है। बिल्कुल। और रिमेम्बरिंग सेल्फ बहुत ही अजीब तरीके से कहानी लिखता है। वो 2 चीजों पर ध्यान देता है, अनुभव का सबसे तीव्र पल, जिसे पीक कहते हैं, और अनुभव का अंत, इसे पीक एंड रूल कहते हैं। वो अनुभव की लंबाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो अगर कोई शानदार फिल्म का अंत बहुत खराब हो तो हमें पूरी फिल्म ही खराब लगने लगती है। हाँ, क्योंकि रिमेम्बरिंग सेल्फ ने अंत को बहुत ज्यादा अहमियत दी। एक प्रयोग में लोगों को थोड़ी देर के लिए दर्दनाक प्रक्रिया से गुजारा गया। एक ग्रुप के लिए प्रक्रिया 60 सेकंड बाद अचानक खत्म कर दी गई। दूसरे ग्रुप के लिए प्रक्रिया 60 सेकंड तक वैसी रही, लेकिन आखिर के 30 सेकंड में दर्द थोड़ा कम कर दिया गया, यानी कुल 90 सेकंड का दर्द। अच्छा। बाद में जब पूछा गया कि वे कौन सी प्रक्रिया दोबारा चाहेंगे, तो ज्यादातर लोगों ने 90 सेकंड वाली प्रक्रिया चुनी। क्या बात करिए। हाँ, उन्होंने ज्यादा देर तक दर्द सहा, लेकिन क्योंकि उसका अंत बेहतर था, उनकी याद भी बेहतर थी। बाप रे। तो हम अपनी जिंदगी की कहानी गढ़ने के लिए जीते हैं, न कि असल में उसे अनुभव करने के लिए। ये एक गहरा दार्शनिक सवाल है। हम दोनों करते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ हर पल को जीता है, लेकिन रिमेम्बरिंग सेल्फ उस कहानी का मालिक है जो हम दुनिया को और खुद को सुनाते हैं।
और अक्सर हम भविष्य में अपने रिमेंबरिंग सेल्फ को खुश करने के लिए वर्तमान में अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को तकलीफ देते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि हम खुद को जितना तर्कसंगत और समझदार समझते हैं, असल में उतने हैं नहीं। हमारे ज्यादातर फैसले ऑटोमेटिक होते हैं और उन अदृश्य मानसिक शॉर्टकट्स और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं जिनकी हमें खबर तक नहीं होती। हम अपनी ही सोच के पैसेंजर ज्यादा लगते हैं, ड्राइवर कम। कि जिंदगी आसानी से जीने में मदद करता है, वो जरूरी है, लेकिन जब दांव बड़ा हो, करियर, निवेश, रिश्ते, तब सिस्टम 2 को जगाना और उसकी जांच पड़ताल की आदत डालना बहुत जरूरी है। हमें अपने पहले विचार, अपनी गट फीलिंग पर सवाल उठाना सीखना होगा। स्रोत इस बात पर खत्म होते हैं कि संगठन या कंपनियां व्यक्तियों की तुलना में बेहतर फैसले ले पाती हैं, क्योंकि उनके पास चेकलिस्ट, रिव्यू और तय प्रक्रियाएं होती हैं। वे स्वाभाविक रूप से धीरे और सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके सोचती हैं। और यहीं से आज का विचारणीय प्रश्न निकलता है, अगर संगठन अपनी गलतियों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति अपने बड़े निजी फैसलों के लिए, जैसे करियर बदलना, घर खरीदना या शादी करना, अपनी खुद की एक पर्सनल चेकलिस्ट बना सकता है? क्या हम अपने फैसलों को भावनाओं और शॉर्टकट से थोड़ा दूर ले जाकर एक धीमी और ज्यादा तर्कसंगत प्रक्रिया के तहत ले सकते हैं? क्या ऐसा करने से हम सिस्टम 1 की भावुक गलतियों से बचकर बेहतर निर्णय ले पाएंगे?